वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 पर। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा टाइप होते क्या है और वेरिएबल क्या होते हैं। तो हम वेरिएबल की बात करें, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है, लेट्स सपोज 2। तो ये हमारा जो कंटेनर है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। और जिसके अंदर हम जो वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं वो किस टाइप की है, मतलब हमने जो वैल्यू इंसर्ट कराई 2 वो क्या है, एक इंटीजर है। तो 2 क्या हमारा एक इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। तो 2 हमारा इंटीजर है, वो हो गया एक डेटा टाइप। तो 2 हमारा डेटा टाइप है और जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंट ए, उसके अंदर इंसर्ट कराई हमने वैल्यू 2, ठीक है। अब जो हमारा इंट जो है ये हमारा एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप, ठीक है। और जो हमारा ए है वो हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं वो हमारी 2 है, ठीक है। हमने देख लिया कि हमारा डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर हम कैसी वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किस किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कर सकते हैं इंट डेटा टाइप को, इंटीजर, ठीक है। कैरेक्टर, इंटीजर का क्या मतलब भैया, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं हम उनको स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में। इंटीजर वही होते हैं जो नंबर लाइन पे डिनोटेड होते हैं। कैरेक्टर की बात करें, कोई हम सिंगल कैरेक्टर जैसे ए बी सी हम कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हैं उनकी जो मेमोरी स्टोरेज होती है, मतलब हम कितना किस अमाउंट की मेमोरी को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे तो हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर लेता है हमारा, इंटीजर जो हमारा वो लेता है 2 और 4 बाइट। ये कैसे भैया, ये तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड करता है, या तो वो 2 बाइट लेगा या 4 बाइट लेगा, ठीक है। कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर हमारा सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेता है, तो वो लेता है 1 बाइट, ठीक है। और एक होता है हमारा बूलियन, ठीक है। बूलियन का मतलब होता है या तो 1 और 0, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या तो ये 1 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, मतलब या तो ये ट्रू रिटर्न रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 या 1, मतलब या 0 या कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर। 0 जो होगी वो 0 रिटर्न करेगी, कोई भी नंबर जो होगा वो 1 रिटर्न करेगा, मतलब 0 मीन्स फॉल्स और एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 0 इज ट्रू, ठीक है। अब लेट सपोज हमें कुछ डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 1.2323 मान लीजिए। इसके लिए हम क्या डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये जो वैल्यू स्टोर होंगी वो फ्लोट और डबल में होंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे अभी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो यार जल्दी से हम अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। ये हमने हमने कोड की स्निप्ट लिख ली, ठीक है। अब इसमें हम लेट सपोज कोई हम इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने एक इंट डेटा टाइप दिया उसे, वेरिएबल का नेम रखा हमने ए, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या स्टोर कराई 2 और सेमी कॉलन।
सेमीकोलन का मतलब क्या है कि लाइन हमारी एंड हो चुकी है, ठीक है। सेमीकोलन देना इंपॉर्टेंट है, वरना आपको एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा सेमीकोलन आप नहीं दोगे तो, ठीक है। अब लेट सपोज हमें अब ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सबसे पहले सी आउट लिखेंगे, ठीक है। सी आउट से हम कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं और सी इन से हम कोई भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। हमें प्रिंट कराना है ए, तो अब इसे रन करके देखते हैं, बट सेमीकोलन लगाइए, यहाँ एरर आएगा, ठीक है। अब रन किया तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, हमारी वैल्यू 2 शो कर चुकी है। तो ए की वैल्यू हमने देखा कि 2 प्रिंट हो चुकी है। अब लेट सपोज हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप देंगे कैर, कैर बी में स्टोर करना है। और कौन सा कैरेक्टर स्टोर करना है, लेट सपोज हमने कर लिया डी, ठीक है। बट हमेशा याद रखें जब भी आप कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे तो हम सिंगल कोट में लिखेंगे उसे, ठीक है। सिंगल कोट में लिखना मैंडेटरी है, वरना आपको एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। तो आप कैरेक्टर को जब भी स्टोर करा रहे हैं तो सिंगल कोट में जरूर लिखिए, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, यहीं पे दे दें, ठीक है। ए वैल्यू स्पेस स्पेस प्रिंट कराया, ठीक है। प्रिंट करानी वैल्यू बी की, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया, ये देखा पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई 2, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हुई डी, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर की वैल्यू भी प्रिंट करा ली। अब भैया एक बात बताओ कि कैरेक्टर की वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है। आपने तो बताया कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है 0 और 1, बट वो डी को कैसे समझ पा रहा है। तो यार इसके लिए है ना, एक हमारे पास एस्काई टेबल होती है कि हर कैरेक्टर के लिए एक अलग से वैल्यू डिफाइन कर दी गई है, मतलब वो फिक्स है उस कैरेक्टर के लिए वो वैल्यू। तो वो वैल्यू फिर बाइनरी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो कंप्यूटर समझ पाता है कि हाँ ये डी कैरेक्टर है। अब भैया मानोगे अगर वो कोई नंबर भी हो सकता है ना, कि नंबर जरूरी थोड़ी है कि हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो वो कंप्यूटर समझे, मतलब कि हम कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं पर वो बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए इंटीजर में कन्वर्ट होगी, फिर कंप्यूटर समझे कहीं इंटीजर तो नहीं है कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा दे। तो यार ऐसा नहीं है, इसलिए ही हम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। डेटा टाइप बता देता है कि कैरेक्टर वैल्यू है, उस कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू कंप्यूटर में गई, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हुई, देन डेटा टाइप को देखा कि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हम प्रिंट करा दिया। तो ऐसे चीज़ें इंटरनली काम करती हैं। अब लेट सपोज कोई हमें डेसिमल वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्लोट लेंगे, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है, हमारा डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। लेट सपोज हमने सी ले लिया, उसकी वैल्यू हमने रख दी 1.4, ये हमारी डेसिमल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम सी को प्रिंट कराना चाहें, स्पेस देते हैं और सी को प्रिंट करा देते हैं। अब लेट सपोज प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो आपने देखा कि हमारी सबसे पहले वैल्यू प्रिंट हुई ए की, फिर स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर स्पेस प्रिंट हुआ, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हुई डी, फिर वैल्यू प्रिंट हुई 1.4, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास कई टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंट हो गया, कैरर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल भी सेम काम करता है फ्लोट की तरह। बट क्या ना, हर डेटा टाइप की कुछ ना कुछ रेंज होती है। तो हम रेंज के बारे में भी बात करते हैं कि रेंज कैसे कैसे काम करती है डेटा टाइप की। तो यार हमने जैसे देखा कि इंटीजर हमारा 2 या 4 बाइट स्टोर साइज का होता है, मतलब वो उसके पास इतनी मेमोरी वो स्पेस लेता है। कैरेक्टर हमारा 1 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। बूलियन भी हमारा 1 बाइट लेता है। फ्लोट और डबल का ऐसा रहता है कि फ्लोट या तो 4 बाइट लेगा या 8 बाइट लेगा, ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। बट जो डबल होगा वो 8 बाइट ही लेगा। फ्लोट और डबल काम ही यही करते हैं, बस थोड़ा बहुत इनका रेंजेस का अंतर रहता है, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं कि हम नेम कैसे रखेंगे, अपने जो भी वेरिएबल होगा उसका नेम कैसे रखा जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है, वरना उसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं, वरना एरर भी आ सकता है अगर आप ढंग से उसका नेम नहीं रखोगे तो नेम रखने का यार सिंपल रूल है कि नेम में आप अल्फ़ाबेट नंबर और अंडरस्कोर तीनों कंटेन कर सकता है ये नेम। बट क्या होगा, नेम जो होगा कभी नंबर से स्टार्ट कभी नहीं होगा।
नंबर से स्टार्ट हम नहीं कर सकते नेम को, ठीक है। और नेम जो हमारे होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, कि अगर आपने देखे हैं मतलब कैपिटल लेटर में ही आपने नेम को इनिशियलाइज किया तो आप कैपिटल लेटर में ही उसको आप एक्सेस ही कर पाएंगे। ये नहीं कि अगर आपने जैसे लिख दिया जैसे राम इज नॉट इक्वल टू राम, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है। C++ जो लैंग्वेज है हमारी केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। उसमें अगर आपने स्मॉल लेटर में कुछ लिख दिया उसका अलग मीनिंग रहेगा, कैपिटल लेटर में अलग लिख दिया उसका अलग मीनिंग रहेगा। तो केस का ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। और हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ब्लॉक स्पेस जो होता है, ठीक है, ये जो होता है इसके अंदर सिर्फ हम एक ही नेम से एक ही वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक नेम के दो वेरिएबल बना दें, वरना आपको एरर आ जाएगा। तो आप एक ही नेम से सिर्फ एक ही वेरिएबल बना सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, अब जान लेते हैं कि जो डेटा है हमारा वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। हाउ डेटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी। तो सबसे पहले क्या हम मान लेते हैं इंट ए एस टू हमने मान लिया 8, ठीक है। हमें पता है इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है। 4 बाइट लेता मतलब 32 बिट लेता है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, राइट। ये आप सभी जानते होंगे। तो जब हमारा इंटीजर 4 बाइट ले रहा है तो वो 32 बिट लेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वो नंबर सेव होगा कि 8 की हम बाइनरी लिखें तो क्या होगी, 8 की बाइनरी होगी 0001 और आगे 00 डैट डैट डैश अप टू, मतलब कि जो पूरे जो नंबर मिला के जो होंगे ना वो 32 बिट होंगे। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, ऐसे करके ये 32 बिट होंगे, ठीक है। तो जब हमारा जो वेरिएबल होगा, ये इतनी बड़ी स्टोरेज है, ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी 32 बिट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, किसके लिए, ए के लिए। उसके अंदर जो वैल्यू क्या रहेगी वो रहेगी 8, ठीक है। ऐसे हमारा इंटीजर मतलब कोई भी डेटा टाइप है वो मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। अब कैरेक्टर में अब मैंने बताया आपको एसकाई वैल्यू होती है, एक एसकाई टेबल है, आप एसकाई टेबल होती है, उसमें क्या रहता है हर वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए ए है, ए के लिए वैल्यू क्या रहेगी 97, ठीक है। 97 ए की एसकाई टेबल में वैल्यू होती है। जब हम कैरेक्टर में ए को स्टोर करते हैं, जब वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो वो एसकाई टेबल से उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। देन एसकाई टेबल की जो वैल्यू होती है वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है। देन फिर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, फिर जो हमें रिटर्न कराती है वो देखती है किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा टाइप है, मतलब देखती है कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर वैल्यू हमको प्रिंट करा देती है, अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अदर। इसी चीज़ को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो यार मान लीजिए कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है इंट ए, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, कोई कैरेक्टर स्टोर करा दिया हमने, ठीक है, सिंगल कोट में तो कैरेक्टर होगा। जब हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। जब हम ए को स्टोर करा रहे हैं तो ए स्टोर नहीं होगा इंटीजर के अंदर। ए की जो एसकाई वैल्यू होती है, ए की एसकाई वैल्यू क्या होती है, ए की एसकाई वैल्यू होती है 97, ठीक है। अब जो 97 जो वैल्यू होगी वो इंटीजर ए के अंदर स्टोर होगी, ना कि कैरेक्टर ए स्टोर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग, और इस टाइप कास्टिंग को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, ठीक है। क्या रखें ये टर्म इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं कि कैसे कोड होगा इसका। तो चलिए अपने चलते हैं VS कोड पर और कोड करके देखते हैं इसे। लेट सपोज हमने इंटीजर ए बनाया, उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू डाल दी ए। अब इसे सी आउट करके देख लेते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है, ए
ठीक है, प्रिंट करा के देखते हैं। बहुत बढ़िया, हमारी 97 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसकी जो एसकाई वैल्यू थी कैरेक्टर ए की, ठीक है, वो जाकर इंटीजर ए में स्टोर हो गई। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डेटा टाइप जो बनाया वो इंट बनाया है। इंट ए में सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, तो हम कैरेक्टर की जो एसकाई वैल्यू होगी वो जाकर स्टोर होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम कोई कैरेक्टर बनाया और उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करें। जैसे लेट सपोज हमने बनाया इंट बी, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 98। सॉरी हमें कैरेक्टर बनाना था, कैर बी एंड वैल्यू स्टोर 98। ठीक है, अब इसके अंदर हम 98 वैल्यू स्टोर कराएं, तो जैसे हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है। सी आउट बी, तो हुआ क्या है इसमें, 98 जिस कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू होगी वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो इसे रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो देखा, इसमें हम एक स्पेस डाल देते हैं, एक न्यू लाइन डाल देते हैं। ठीक है, न्यू लाइन कैसे डलती है, सी आउट कीजिए एंड एल, एंड एल से मतलब न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है। ठीक है, आप एंड एल से भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एन से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से ही न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है। और प्रिंट करा के देख सकते हैं। देखा, 97 जो थी हमारी एक ही वैल्यू प्रिंट हुई, जिसमें हमने क्या डाला था, एक कैरेक्टर डाला था जिसकी एसकाई वैल्यू स्टोर हुई थी 97, वो जाकर प्रिंट हुई। और सेकंड वेरिएबल जो हमने बनाया था कैरेक्टर टाइप का बी, उसके अंदर में हमने एक इंटीजर वैल्यू डाली 98। अब 98 डाली तो 98 की जो एसकाई वैल्यू, 98 जिस कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू होगी वो कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ हमारा, बी। बी की जो हमारी क्या होती है एसकाई वैल्यू 98 होती है। आप गूगल पर डालिए, आपको एसकाई टेबल मिल जाएगी सारी की सारी कि किस कैरेक्टर की क्या वैल्यू होती है। काफ़ी सारे कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, तो काफ़ी सारी वैल्यू से आप चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। मैंने बताया कि ये कौन सी टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया कि किसकी वैल्यू क्या होगी, हमने सिर्फ वैल्यू डाली और वो उसने अपने आप टाइप कास्ट कर लिया कि किसकी क्या वैल्यू होगी। इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब मान लो बहुत बड़ी वैल्यू है और उसे हम किसी कैरेक्टर के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, कि लेट सपोज हम मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टर हमने सी बनाया, कैर सी, उसके अंदर हमने अंदर वैल्यू डाली 3 2 4 5 8 9 7 की, ऐसी वैल्यू डाल दी कि ये जो वैल्यू है कोई किसी कैरेक्टर की इसका ही वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, तो मैं बताऊँ सिंपली हमारे पास वार्निंग आ जाएगी। तो हम इसे एक बार चेक करके देख लेते हैं। हमने डालते हैं सी, ठीक है, सी को हम प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। वैसे तो वार्निंग आने वाली है, मैंने आपको पहले बता दी। देखा क्या हुआ, ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कांस्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, क्या हुआ कि जो वैल्यू थी वो ओवरफ्लो हो गई, कि कैरेक्टर के अंदर हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते, कैरेक्टर की कुछ रेंजेस होती हैं। अब बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं, हाउ नेगेटिव नंबर टू बी स्टोर। तो यार नेगेटिव नंबर क्या होता है कि हमें पता है कि जो भी हम वैल्यू डालते हैं वो क्या होती है, वो बिट में स्टोर होती है। जैसे मान लो हमने डाला 2, बाइनरी में क्या होगा 1 0। ठीक है, हर वैल्यू क्या होगी बिट में स्टोर होती है कंप्यूटर में। ठीक है, तो मान लो अगर फर्स्ट बिट, जैसे मान लो फर्स्ट बिट अगर 0 होती है, फर्स्ट बिट अगर 0 है तो वो नंबर क्या होगा, मीन्स वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और फर्स्ट बिट 1 आती है तो नेगेटिव होगा। अब भैया बोलो आपने 2 में लिखा 1 0, तो यार एक 2 जो है इंटीजर वैल्यू ना, तो इसके अंदर हम 32 बिट तक स्टोर कर सकते हैं ना। तो 32 बिट का, इसे हम 32 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा, 1 0 0 0 0 0 अप टू, जब तक ये पूरे 32 बिट ना हो जाए। ठीक है, तो आगे जीरो ही आएगा ना, तो जब जीरो आएगा तो 2 पॉजिटिव हुआ ना। ठीक है, अब अब मान लीजिए कोई वैल्यू है माइनस, मान लीजिए कोई वैल्यू है जैसे -5 है। अब -5 को हम कैसे स्टोर होगा, कंप्यूटर में -5। तो ऐसे आप बोलोगे ऐसे तो भैया माइनस आया तो हम कैसे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए यार हम क्या करते हैं कि -5 को क्या करें,
सबसे पहले -5 है ना, माइनस हमें -5 स्टोर करना है ना, तो -5 स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बिट में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो बिट में रिप्रेजेंट करने से पहले एक काम करो, इस माइनस साइन को अभी के लिए इग्नोर कर दो कि माइनस साइन है, ठीक है। वैसे माइनस साइन है इसके आगे, बट अभी के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। अब -5 को ऐसा समझो कि 5 है ये, ठीक है। अब 5 का हम बाइनरी लिखें, 5 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0 1, ठीक है। अब 0 1 0 1, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले 29 जीरो होंगे, इससे पहले 29 30 31 32 बिट कंप्लीट हो गए, इससे पहले 29 जीरो होंगे इसको लगाकर, ठीक है। ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो जब हम किसी नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हम लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट +1, ठीक है। तो हमने देखा 5 को जब हम स्टोर बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 0 0 डैश 1 0 1 0 1, ठीक है। ये 5 हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लें, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बिट 0 है उसे 1 कर दीजिए और जो 1 है उसे 0 कर दीजिए। वन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 1 को 0 करना, 0 को 1 करना। तो हम इसका वन कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे वो आएगा 1 1 1 1 ऐसे डॉट डॉट डैश 1 0 1 0, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया कि हमने क्या किया, बिट को जो है फ्लिप कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, ठीक है। अब इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट +1, मतलब क्या, जो हमने 1 कॉम्प्लीमेंट जो लिया, ये जो लिया इसमें क्या करेंगे, 1 और ऐड कर देंगे इसे, इसमें क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। 0 + 1 1, ठीक है। 1 0 1 1 1, ठीक है। जो हमारी जो पहली बिट जो आई, ये क्या आई हमारी 1, तो मीन्स क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव नंबर हो गया, तो 5 हमारा क्या हो गया, -5। अब ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा, -5, ठीक है। और जब हम इसे प्रिंट आउट करेंगे तो क्या होगा, ये -5 प्रिंट होगा। ऐसे कंप्यूटर में जाकर वैल्यू स्टोर होगी, पहले उसको माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, जो वैल्यू होगी उसकी हम बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट +1, हमने निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट, उसमें हमने 1 ऐड किया, 1 ऐड किया तो हमने देखा फर्स्ट पे नेगेटिव आ गई, तो मतलब ये नेगेटिव नंबर है हमारा, -5 है नंबर, ठीक है। तो हमने देखा कि सिर्फ इंटीजर में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ हमें पॉजिटिव ही वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं कि हमें इंटीजर डेटा टाइप होता है ना, उसके आगे सिर्फ अनसाइंड और लगा दें, अनसाइंड, ठीक है। अनसाइंड इंट क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को स्टोर करेगा। अनसाइंड का मतलब है जिसका कोई साइन ना हो, मतलब पॉजिटिव ही नंबर होगा, उसका कोई साइन नहीं होगा, मतलब इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो अनसाइंड इंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसमें तुम्हें एक और चीज़ बताना भूल गया, जब ये वैल्यू स्टोर होगी, अब ये प्रिंट कैसे होगी, डिस्प्ले कैसे होगी, ठीक है। हमने ये पर ये बाइनरी में तो और कोई सी वैल्यू बन जाएगी भैया, कि हमने जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो इसकी तो वैल्यू और हो गई। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसने इधर दिखाया कि इसकी जो वैल्यू है वो माना, मतलब हमने इतना पता पड़ गया नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 0 0 1 0 0, ठीक है। फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे, जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी दोबारा, 1 0 1 0 0 करके, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, 5 5, हमने जब इसमें से क्या -1, तो हमें पता पड़ गया वैल्यू नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कमेंट में सब बता देना, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो कि भैया हमें यहाँ समझ नहीं आया, मैं बता देना, मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा कमेंट में। बस यार तुम मेहनत करते रहो, बस कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से, प्लेसमेंट की चिंता मत करो, आसानी से हो जाएगा, बस तुम अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है।
अब मान लो हमें किसी डेटा टाइप का साइज बताना है कि हमने जो इंटीजर बनाया है इंट ए, उसका साइज कितना है। तो इसके लिए हम चलते हैं वीएस कोड पर और बताते हैं कि इसका साइज कैसे निकलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें ए का साइज निकालना है कि ए का क्या साइज होगा। ए हमारा क्या स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो हम साइज स्टोर कराएंगे तो साइज नंबर में होगा, तो इसके लिए हम एक अलग से इंट बना लेते हैं, इंट डी करके। उसके अंदर हम ए का साइज स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन होता है साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ ए। ठीक है, उसे प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ए प्रिंट क्या कराएंगे हम, डी। ठीक है, डी के अंदर हमने ए का साइज स्टोर करा लिया है। ठीक है, इसे हम जब प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखा, ए का जो साइज है वो 4 है। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ हमारा, सबसे पहले हमारा ए प्रिंट हुआ 97। फिर हमारा जो प्रिंट होना था वो डी था। डी के अंदर हमने क्या स्टोर कराया, ए का साइज स्टोर कराया, और इंटीजर का साइज कितना 4, वो हमारे पास प्रिंट हो गया आ चुका है। तो हम साइज ऑफ ए से किसी भी डेटा टाइप का हम साइज पता कर सकते हैं कि वो कितना साइज मेमोरी में ले रहा है हमारे सिस्टम में। ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन है C++ का। इसकी आपको कोड जानने की ज़रूरत नहीं है कि साइज ऑफ ए कैसे वर्क कर रहा है, मतलब साइज ऑफ जो फंक्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनबिल्ट फंक्शन है C++ का। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारे सारे तो नहीं, जितने अभी इम्पोर्टेंट है एक स्टार्ट करने के लिए अपनी जर्नी के लिए, मैंने आपको सारे डेटा टाइप बता दिए। और जैसे जैसे हम कोर्स में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे कोर्स को आगे बढ़िए, कि मैं नहीं चाहता यार कि अभी से मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता दूँ और आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, फिर आप है ना सोचे यार प्रोग्रामिंग कितनी हार्ड होती है, मैं नहीं चाहता। तो जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे और वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। तो भैया अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इनसे जो इनसे जो ऑपरेशंस होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हें पता होगा कि क्या ऑपरेटर क्या काम कर सकता है, ये तो तुम्हें पता ही पड़ रहा होगा कि माइनस सब्ट्रैक्शन कर सकता है, प्लस एडिशन कर सकता है। ठीक है, और हमारा ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, और ये हमारा डिवीजन करता है। एक और होता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है, जैसे हमने किया 5 मॉड्यूलो 2। ठीक है, 5 मॉड्यूलो 2 हमें क्या देगा, 2 2 या 4, रिमाइंडर क्या आया हमारा 1। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर प्रिंट करा के देता है मॉड्यूलो। ठीक है, तो अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं C++ में। ठीक है, और उस फ्रेंड सीखने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जब हम कोई इंटीजर वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर वैल्यू से, तो वो हमें इंटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो उसकी फ्लोर वैल्यू होगी। मान लीजिए जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 या 4। इसका तो आंसर कुछ पॉइंट में आने वाला है, बट इंटीजर डेटा टाइप होने के कारण ये हमें फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगी। फ्लोर वैल्यू, इसकी जो फ्लोर वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ये पॉइंट में नहीं आ सकती, क्योंकि हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इंट डिवाइडेड बाई इंट कर रहे हैं, तो हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी। जो पॉइंट की वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी उसकी, जैसे मान के चलिए इसकी जो वैसे वैल्यू आएगी तो 2.5 होगी, बट 2.5 पर नहीं हो सकती। इसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी, पॉइंट से पहले की जो वैल्यू जो होती है वो हमारी फ्लोर वैल्यू कहलाती है। तो जब हम इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर करेंगे तो हमें फ्लोर वैल्यू मिलेगी, मतलब 2.5 से जो पहले वो वैल्यू क्या होगी, पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले 2 वैल्यू है, तो हमारे पास 2 वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट डिवाइडेड बाई इंट ऑलवेज एंड रिटर्न एंड इंट। ठीक है, अब मानिए चलिए दूसरा कोई केस आता है कि भैया इंट है और इंट को हम फ्लोट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो यार इसका आंसर है फ्लोट। ठीक है, चाहे फ्लोट ऊपर हो चाहे नीचे, हमेशा फ्लोट ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम डबल के केस में, जहाँ ऊपर नीचे कहीं भी डबल आ जाए वो वैल्यू रिटर्न क्या करेगी, डबल।
ये क्या हो रहा है हमारे तरीके से, एक बार से देखिए, एक तरीके से हमारा क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग ही तो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से टाइप कास्टिंग ही हो रहा है। जब इंटीजर वैल्यू को हम फ्लोट से डिवाइड कर रहे हैं तो फ्लोट ही रन कर रहा है, इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके से हमारी टाइप कास्टिंग हो रही है। अब ठीक है, अब दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है हमारे, इक्वस टू, इक्वस टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वस टू, लेस देन इक्वस टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वस टू। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो ऑपरेटर जो होता है ये कंपैरिजन के काम में आता है। कंपैरिजन, जैसे a इक्वस टू बी, ये चेक कर रहा है कि a b के इक्वल है कि नहीं। हम सी प्लस वन में ऐसे नहीं कर सकते a इक्वस टू बी, ये हमारे पास गलत होगी कंपैरिजन के चक्कर में। क्यों, इसका मतलब है कि a के अंदर हम b की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन ये हो रहा है a इक्वस टू बी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन करेगा कि ए बी के बराबर है या नहीं। ये क्या करेगा, ये बताएगा ए के अंदर हम बी की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं प्रोग्रामिंग में, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम ए इक्वस टू बी नहीं ले सकते। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम ए इक्वस टू ही बी लिखेंगे कंपैरिजन के चक्कर में। अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तो हम ए इक्वस टू बी लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कई सारे लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखना एक बार। ठीक है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये चेक करेगा, लेट सपोज ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6। ठीक है, और हमने लगाया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये चेक करेगा ए की वैल्यू क्या 20 के बराबर है या उससे बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे यार, ऑपरेटर ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारे को क्या रिटर्न कराएगा, ये हमको फॉल्स रिटर्न कराएगा। क्यों, क्योंकि बी की ए की वैल्यू छोटी है बी से, और ये हमारा क्या पूछ रहा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी से या नहीं है। ठीक है, ऐसे सेम ये लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए, ये वैल्यू, ये जो ऑपरेटर होता है ये होता है नॉट इक्वल टू के लिए। नॉट इक्वल टू, मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6, हमने लगाया ए नॉट इक्वल टू बी। हाँ भाई, ए नॉट इक्वल टू बी है क्योंकि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो इनको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने वी एस कोड पर, करते हैं इनको कोड। लेट सपोज हम न्यू प्रोग्राम फाइल बना लें, ऑपरेटर्स ठीक है, कोड करते हैं, हैशटैग इंक्लूड, हमने वो इंटीजर बनाया इंट ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे यूजर से रन टाइम पे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी इन। तो हम दो इंटीजर बना लेते हैं, इंट ए इक्वल टू इंट ए और इंट बी। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को हम इनपुट ले लेते हैं, सी इन से इनपुट लेंगे। ठीक है, देखते रहिए कैसे कैसे मैं कोड कर रहा हूँ, आप कोड को समझिए, फिर आप भी सीख जाएंगे कि कोड कैसे होता है। कोड को देखना भी जरूरी होता है, ये नहीं कि कंसेप्ट हमने पढ़ लिया तो हम अपने आप कोड कर लेंगे। कोड को देखना भी पड़ता है कि सामने वाला कोड कैसे कर रहा है, तभी आपको क्लैरिफिकेशन होगी ना कि मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं क्या कोड कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बी को भी इनपुट लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चेक डाल देते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, वो बताएगी एंटर द, ओ सॉरी, एंटर द वैल्यू। हमने वैल्यू यहाँ से इनपुट लेगा, सी आउट में क्या करेंगे, सी आउट में हम क्या करेंगे, हमें एडिशन कराना है, तो सी आउट ए प्लस बी। ठीक है, सेमीकोलन, या तो देखो ऐसे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू हमने डाली 5, बी की डाली 10। ठीक है, अब एंटर मारते हैं, क्या वैल्यू आती है, तो हमने देखा हमारे पास वैल्यू आ गई 15, तो हमारे पास 15 वैल्यू प्रिंट हो गई आ गई। ठीक है, चाहे तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई नया इंटीरियर बना लें, इंट सी, उसके अंदर ए प्लस बी को हम प्रिंट करा लें, सॉरी, उसके अंदर हम ए प्लस बी को स्टोर करा लें और सी को प्रिंट करा लें, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ए की वैल्यू डाली हमने 10, ए की वैल्यू हमने डाली 10 स्पेस 5,
देखा हमें दोबारा 15 मिल चुका है। तो हमने देखा कि ए और बी की कैसे एडिशन कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वो डाल देते हैं, न्यू लाइन डाल देते हैं, ठीक है, न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। और मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्शन कराना है, तो इंट डी ए माइनस बी सी आउट सी कॉमा स्पेस डी प्रिंट करा देते हैं। ए की वैल्यू हमने डाली 10, ए की वैल्यू 10, तो हमने देखा सी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी, तो 10 प्लस 5 15 हो चुका है हमारा। और डी की वैल्यू क्या है हमारी, ए माइनस बी, तो मतलब 10 माइनस 5 हमारा 5 हो चुका है। तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे काम कर रहे हैं हमारे सी प्लस प्लस में। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का काम कैसे करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी यार सेम काम कर सकता है, चलो उसे भी करके देख लेते हैं एक बार। जैसे इंट ई प्लस टू हम डालें कि ए मल्टीप्लिकेशन बी, और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा कर देखें तो क्या आती है कि, सॉरी स्पेस, उसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ए की वैल्यू हम डालेंगे 10 5। तो सबसे पहली वैल्यू जो प्रिंट हुई हमारे पास सी की वैल्यू प्रिंट हुई। सी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी मीन्स 15। देन उसके बाद डी की वैल्यू प्रिंट हुई, डी की वैल्यू है ए माइनस बी। देन उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू प्रिंट हुई, ई की वैल्यू है हमारे पास ए मल्टीप्लीकेशन बी, ठीक है। सेम इसी टाइप से हमारा क्या काम करता है, डिवाइड भी काम करता है। इंट एफ इक्वल्स टू ए स्लैश बी, ठीक है, ये हमारा डिवीजन होता है। इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, सी आउट, फिर एक स्पेस प्रिंट कराते हैं और एक एफ की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले हमने वैल्यू डाली 10 और सबसे पहले जो हमारी वैल्यू जो प्रिंट हुई वो क्या हुई, सी की वैल्यू मीन्स ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई हमारी 15। उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हमने क्या वैल्यू डाली है, डी की वैल्यू है ए माइनस बी, तो ए माइनस की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 5 मीन्स 5, 5 प्रिंट हो चुका हमारा। उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट कराई ई की वैल्यू क्या है, ए मल्टीप्लीकेशन बी, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी की वैल्यू क्या है 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, 50 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। देन उसके बाद हमने एफ की वैल्यू प्रिंट है, एफ की वैल्यू क्या है ए डिवाइडेड बी, ठीक है, ए डिवाइड्स बी, तो ए कितना है हमारे पास 10 और बी कितना 5, तो 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। तो हमने इतना जान लिया। और अब देखते हैं कि हमारा जो है ना वो मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर जानने के लिए, मॉड्यूलो ऑपरेटर मान लीजिए इंट जी इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो बी, ठीक है। फिर से वही वैल्यू डाल के देखते हैं, जी को भी प्रिंट करा देते हैं, स्पेस जी, ठीक है। 10 5 ए और बी की वैल्यू डाली, तो सबसे पहले हमारी सी की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर डी की हुई, फिर ई की हुई, फिर एफ की हुई, फिर जी की हुई। जी की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, जी की वैल्यू 0 प्रिंट की हुई। जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है हमारा, सिर्फ रिमाइंडर प्रिंट करता है। रिमाइंडर हमारा 0 है तो इस टाइम पे, तो रिमाइंडर हमारा 0 प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए जैसे हम दोबारा रन करते हैं, उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, उसमें वैल्यू डाल देते हैं 11 और 5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सी की वैल्यू प्रिंट हुई, ए प्लस बी 16 प्रिंट हुआ, उसके बाद डी प्रिंट हुआ, उसके बाद ई प्रिंट हुआ 55, उसके बाद 2 प्रिंट हुआ, 2 किसकी वैल्यू हुई, एफ की, मतलब 5 डिवाइड बाई 2, 5 2 या 10, ओनली फ्लोर वैल्यू प्रिंट कराएगा इसलिए 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारी वैल्यू प्रिंट हुई 1, मतलब 11 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 1, तो 1 हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये सब देख लिया हमने कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम एक बार टाइप कास्टिंग वाली भी देख लेते हैं। तो यार हमने टाइप कास्टिंग के लिए सबसे पहले हमने एक इंटीजर बना लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है 10, और एक फ्लोट वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 1.5। अब लेट सपोज हमने देखा था कि जब हम इंटीजर वैल्यू को हम फ्लोट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्लोट ही वैल्यू आती है। तो देखते हैं कि टाइप कास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सी आउट ए डिवाइड्स बी, ठीक है, क्या वैल्यू आती है देखते हैं। देखा हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू आ गई, डेसिमल
डेसिमल पॉइंट आ गया इसके अंदर, तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू आ गई। जैसा हमने देखा कि टाइप कास्टिंग में क्या होता था कि एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते थे, और जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता था उसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते थे। तो इसमें वही हो रहा है कि जब हमने कोई इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आई, फ्लोट वैल्यू आई। अब मान लीजिए कोई हम फ्लोट वैल्यू को इंटीजर से भी डिवाइड करते तब भी फ्लोट वैल्यू ही आनी थी। ठीक है, तो हमने ये सब सारे ऑपरेशन जान लिए। अब हम जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे ये होते हैं इक्वस टू, ग्रेटर देन इक्वस टू, लेस देन इक्वस टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वस टू। ठीक है, अब इनको एक बार कोड में कर देख लेते हैं कि कोड पे कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं इंट ए इक्वस टू 10। क्या ए बी के इक्वल है क्या नहीं। इंट जब हम सी बनाए और डालें इसके अंदर ए इक्वस टू बी, ठीक है, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाती है, तो सी आउट सी। ठीक है, इसे हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 0, मतलब क्या आया, अगर हमारे पास वैल्यू 1 आती तो इसका मतलब ये था कि ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है। जब वैल्यू हमारी 1 आती तो हमें पता पड़ती कि ए बी के इक्वल है, बट हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई है 0, मीन्स इसका मतलब क्या है, ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए इंट डी के अंदर क्या आ सकता है, इंट डी के अंदर हम वैल्यू डालें क्या कि ए ग्रेटर देन है बी से, तो देखते हैं क्या आना चाहिए। तो जैसा हमें दिख रहा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए बी से, तो जैसा हमें दिख रहा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, बट अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कराता है। ठीक है, डी, तो हम प्रिंट करा के देखते हैं। देखा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, तो हमारी वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। ठीक है, और हमारा ए बी के इक्वल नहीं था तो 0 प्रिंट हुआ, और डी की वैल्यू 1 प्रिंट हुई। तो ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे काम करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास होता इंट ई, ये क्या चेक करे, ये चेक करता है ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो ये प्रिंट 1 कराएगा, वरना क्या कराएगा, 0 प्रिंट कराएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, ए बी के इक्वल नहीं है तो ये 1 प्रिंट कराने वाला है हमें। ठीक है, तो देखते हैं 1 प्रिंट कराता है कि नहीं कराता। तो यार देखो, इसने सबसे पहले हमें सी की वैल्यू प्रिंट कराई। सी की वैल्यू में क्या था, ए इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है कि नहीं, तो इसने देखा नहीं है तो इसने 0 प्रिंट करा दिया। फिर इसने देखा डी, डी की वैल्यू है ए ग्रेटर देन है बी, तो ए ग्रेटर देन है बी बिल्कुल सही है, तो इसने 1 प्रिंट करा दिया। इसने देखा इंट ई, इंट ई क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, तो इसने इंट में क्या वैल्यू डाल दी 1, क्योंकि ये बात सही है, ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट इक्वल टू। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ये है ए की वैल्यू 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, हमने इसकी लॉजिकल टेबल बनाई। अब लॉजिकल टेबल में जब ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब इसमें से दोनों ही वैल्यू 1 होनी चाहिए, या दोनों ही वैल्यू ए एंड बी जब वर्क करता है जब दोनों ही वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू से काम चलेगा नहीं, तो हमारे पास दोनों वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इन दोनों की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू आएगी 0। तो एंड ऑपरेटर हमारा ऐसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर का ए और बी, मतलब या तो ए 1 हो या बी 1 हो, या तो इसकी भी हम लॉजिकल टेबल बना लेते हैं, ए बी, ए और बी। ठीक है, तो 0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, जब एक वैल्यू 1 होगी तो हमारा और ऑपरेटर रिटर्न करेगा 1। ठीक है, जब दोनों वैल्यू 0 होंगी, जब 0 रिटर्न करेगा, तब दोनों वैल्यू 1 होंगी तब भी 1 रिटर्न करेगा।
ठीक है, एक वैल्यू भी 1 है तब भी रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, तो हमने और ऑपरेटर भी डाल दिया। अब देखते हैं हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर यार सिंपल है, वो क्या करेगा, बस इन्वर्ट कर देगा वैल्यूज को, ए नॉट ए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे 1 0। ठीक है, 1 1 क्या कर देगा वो, 1 की वैल्यू कर देगा 0, 0 की वैल्यू कर देगा 1। ठीक है, ये इन्वर्ट कर देता है सिर्फ। नॉट ऑपरेटर क्या वर्क करता है हमारा, इन्वर्ट कर देता है। तो इनको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने VS कोड पर, करते हैं कोड। एक नई फाइल बना लेते हैं। लेट सपोज एक कोई इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं, इंट ए। इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, देखते हैं क्या आती है वैल्यू। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, सही भी है। एंड जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, ए से। ये वैल्यू भी सही है, ये बात भी सही है। तो हमें इस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, इस कंडीशन में जब दोनों वैल्यू ठीक है तो हमारी क्या रिटर्न करेगा, तो हमें रिटर्न करेगा ये 1। तो इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। देखा, हमारी 1 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, दोनों कंडीशन ट्रू है। इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं और ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर का, और इसमें अब देखते हैं हम और ऑपरेटर के लिए, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, सही बात है। क्या 7 5 से छोटा है, गलत बात है। तो मतलब क्या, कि इसमें ये वाली कंडीशन तो 1 है, पर ये वाली कंडीशन क्या है, ये 0। हमने और ऑपरेटर पे क्या पढ़ा, और ऑपरेटर में हमने पढ़ा कि कोई भी कंडीशन 1 हो जाए तो ऑपरेटर हमारा 1, और ऑपरेटर हमारा 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं। सॉरी, ऐसे हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। देखा, हमें 1 वैल्यू रिटर्न हो गई, मतलब ये एक कंडीशन हमारी ट्रू है, हमें दूसरी से मतलब नहीं है, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाए हमारा 1 रिटर्न करेगा। तो ऐसे वर्क करता है हमारा क्या, और ऑपरेटर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो लेट सपोज हम बी की वैल्यू कर देते हैं यहाँ 0, ए की वैल्यू हमारी है 5। तो हम नॉट ऑपरेटर को रिटर्न करें हैं, मतलब नॉट ऑपरेटर को प्रिंट करें हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, जब वो पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को 0 बना रहा है। ठीक है, तो 0 का क्या कर रहा है, 1 बना रहा है। हम नॉट नॉट को प्रिंट करा के देखते हैं, एंड एल, फिर हम बी को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आती है वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखा ए जो हमारा था पॉजिटिव नंबर था, मतलब 1 था, और 1 को नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, 0, 0 को क्या कर देता है 1। तो ए 5 की वैल्यू हो गई यहाँ हमारी 0, और बी की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो देखा आपने कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं सी प्लस प्लस में। तो आज हमने ना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लिए, रिलेशन ऑपरेटर्स भी देख लिए, और हमने डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में भी जान लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।